हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है, क्लास 10th मैथ जो स्टार्ट किया गया है ये आपका प्योर एनसीईआरटी जो बुक है उसी से किया गया। अन्य पब्लिकेशन जो होते हैं वो नहीं है, ये प्योर एनसीईआरटी का लेकर चल रहे हैं। और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया जाएगा और आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छे से आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर पहला है उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ। तो हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और बाकी चीज़ें जो चीज़ें आ रहे हैं उस चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ना है, क्या चीज़ें इसमें जो है हम लोगों को आगे लेकर चलना है। तो चलिए, पहला चैप्टर का जो नाम है आपका क्लास 10th मैथ का वो है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ ये चैप्टर का नाम है। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें तो आप 9th पढ़ के हुए आए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, और आपका जो कुछ पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। लेकिन चलिए हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो क्लास 9th पढ़ के आए हुए हैं उसी चीज़ को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फिर जो है भाज्य अभाज्य के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये सारे कंसेप्ट जो है हमको इस चैप्टर में यूज करना है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 9th में पढ़े हुए हैं लेकिन रिवीजन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक संख्याएँ। जो हम लोग पढ़े हैं पहला वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएँ। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं जो होते हैं जैसे जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, मतलब जो गिनने वाली संख्याएं होती है उसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। गिनने वाली संख्याओं को ही कहा जाता है। कोई भी संख्या को गिनते हुए जाते हो, कोई चीज़ आप गिनते हुए जा रहे हो तो क्या कहेंगे, उसको हम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता हो और इनफाइनाइट तक जाता हो, पॉजिटिव, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। उसका फिर आता है पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या जो होता है जो 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक, प्राकृतिक संख्या जो होता है वहां तक जाए। 0 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उसी को कहा जाता है क्या, पूर्ण। 0 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह बनता है उसी को हम बोलेंगे क्या, पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, 1000 2000 3000 5000 1 लाख, ये सब सारी चीज़ें जो आएंगे ये पूर्ण संख्या में आएंगे, जो 0 से स्टार्ट होता। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका स्टार्टिंग 0 से होगा, ठीक है। इसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर से बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। पूर्ण का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ये 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट से जाता है, ये 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। अब देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन अगर आपको देखें तो 2 क्वेश्चन पहले हम लोग जब छोटे क्लास में पढ़ते थे तो ये पूछा जाता था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो बच्चों देखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 0 होगा, मतलब 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। देखो, सबसे छोटी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। अब पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो इस तरह से हमारा जो है ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पता चला। चलिए अगला देख लेते हैं। पूर्णांक के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में। अब पूर्णांक क्या होता है, तो बच्चों पूर्णांक जो होता है ये निगेटिव वैल्यू जो होती है, जैसे नेगेटिव -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे जो है इसको कहा जाता है क्या, पूर्णांक कहा जाता है। मतलब संख्याओं का ऋणात्मक वैल्यू और धनात्मक वैल्यू, जिसे शून्य को लेकर, शून्य सहित ऋणात्मक वैल्यू और धनात्मक वैल्यू जो होता है आपका, उसी को कहा गया क्या, पूर्णांक कहा गया, ठीक है। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 0 भी साथ में रहेगा। इस समूह को ही कहा गया पूर्णांक।
फिर आपने पढ़ा है परिमेय संख्याएं। कौन से? परिमेय। ये परिमेय संख्याएं क्या होते हैं? तो बच्चों परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सके, मतलब बटा में लिखा जा सके, और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिसे हम p बाई q के रूप में लिख लें बट q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना लिखा हो 1/0, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। परंतु यदि ऐसा लिखा है 0/1 तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में लिखा हो, मतलब बटे में लिखा ही हो और q का मान 0 के बराबर ना हो। अब बात ये आती है p बटा q के रूप में तो ये भी लिखा है, ये भी बटा में लिखा गया है, परंतु ये क्या है? परिमेय संख्या में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आ सकता, परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो मतलब p बटा q के रूप में लिख दिया जाए उसे को हम लोग बोलेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगे? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उसी को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जो बटा के रूप में, जो मतलब जो परिमेय संख्या नहीं होते वो अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों का समूह ही कहलाता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है मिला लिया जाए तो उसी को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बच्चों? वो वास्तविक संख्या बोला जाएगा। जिससे √3 ये क्या है? आपका अपरिमेय है, परंतु √4 क्या होगा? ये आपका परिमेय संख्या होगा। कारण क्या है? √4 आप देख रहे हो, √4 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो ये देखो 2 होता है, और 2 क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसे मतलब कोई भी संख्याएं आप लेंगे, जैसे ऐसी संख्या कोई आप लेते हैं जैसे 16 लिखा हुआ है, 16 भी परिमेय संख्या होगा। 16 परिमेय संख्या होगा क्योंकि 16 का हमको पता है वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सके, घनमूल आसानी से निकाल सके, तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम लोग घनमूल, वर्गमूल, ये सारे सिस्टम जो होते हैं, ये इसके बारे में अगर हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जाएगा। कैसे? ऐसा नहीं वर्गमूल ही केवल होगा, ऐसा भी हो सकता है 27 है, हमसे बोला है क्या निकालने के लिए? घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है तो इसका मतलब हमारा ये 3 होगा, और 3 जो कि क्या होगा बच्चों? पता है परिमेय संख्या होगा। 3 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो होते हैं और दोनों का जो समूह होता है बच्चों, उसी को कहा जाता है परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या के बारे में आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, और उस चैप्टर को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला आपका है परिमेयिका। क्या दिया है? परिमेयिका, ऐसे लिखा हुआ परिमेयिका। ठीक है बच्चों, ये परिमेयिका है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है लेमा। क्या बोला जाता है इसको? लेमा। ये बच्चों परिमेयिका क्या होता है? परिमेयिका को पास समझे, परिमेयिका है क्या? ये होता क्या है इसके बारे में जानिए। तो बच्चों देखो परिमेयिका जो होता है ये गणितज्ञों द्वारा, गणितज्ञ जो होते हैं उसके द्वारा, उनके द्वारा सिद्ध किया गया एक कथन होता है, और इस कथन के अनुसार हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा। देखिए परिमेयिका क्या होता है? परिमेयिका पहले से सिद्ध किया गया हुआ एक कथन होता है, और जिसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को, दिए गए कथन को इस परिमेयिका के द्वारा सिद्ध करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेयिका। जैसे परिमेय पढ़े हो ना, परिमेय आप पढ़े होंगे, जैसे मान लेते हैं कि आप बहुत सारे परिमेय पढ़े हुए हैं, बहुत सारे परिमेय आप 9th क्लास को क्रॉस करते आए हुए हैं,
अब 9th क्लास आप पढ़ के आए हुए हैं, 9th क्लास में आपको परिमेय मिला होगा, जैसे आपको मिलता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, परिमेय आते हैं। जैसे यदि कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने वाला जो भुजा होगा बड़ा होगा, कोई भुजा बड़ा है तो भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, परिमेय में आते हैं। तो ये ऑलरेडी सिद्ध किया गया कथन होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग उस परिमेय का प्रयोग करते हैं, यही करते हैं। आप देखते हैं कि आप 9th क्लास पढ़े होंगे तो 9th क्लास में आप जो भी वो पढ़े हैं उसमें आपको जो त्रिभुज चैप्टर मिलता है, ट्रायंगल्स, उस ट्रायंगल्स में आपको परिमेय के बारे में बताया जाता है, परिमेय को प्रूफ भी कराया जाता है। मतलब जो ये परिमेय कैसे प्रूफ किया गया होगा इस परिमेय के बारे में बताया भी जाता है। फिर हम लोग परिमेय को प्रूफ करके उस परिमेय को जब हम लोग क्वेश्चन को लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि इस परिमेय के अनुसार, या उस परिमेय को पूरा लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि परिमेय जो होता है ये ऑलरेडी सिद्ध किया गया एक कथन होता है, और इसी कथन का प्रयोग करके हम किसी अन्य कथन को हल करते हैं और सिद्ध कर लेते हैं उसको। तो ये परिमेयिका होता है। परिमेयिका भी एक सिद्ध किया गया कथन होता है, और इसी कथन का प्रयोग करके हम किसी अन्य जो है किसको, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा है, इसी को कहा जाता है क्या, परिमेयिका कहा जाता है। इसमें एक चीज आपको और मिलेगा जिसको कहा जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बच्चों, एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम देखिए, अगर आप बात करें एल्गोरिथम का, इसका हिंदी इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहा जाता है कलन विधि। इसी को हिंदी में कहा जाता है कलन विधि। क्या कहा जाता है बच्चों? कलन विधि कहा जाता है। अब ये एल्गोरिथम क्या चीज है? तो एल्गोरिथम एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम की बात किया जाए अगर, तो ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, और इस श्रृंखला का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्याओं का, दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, और स्टेप बाय स्टेप श्रृंखला का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ये मिला के एक चरण होता है, और इसी चरण का प्रयोग करके हम लोग क्या करता है, चरण बताता है कि सुपरिभाषित चरण होता है, और उसी का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। उसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। अब बात आई, एक चीज और आपको मिलेगा जो कि इस तरह से लिखा रहेगा। बच्चों देखिए, एक आपको लिखा रहेगा क्या, योगलेट। क्या लिखा रहेगा? योगलेट विभाजन। परिमेयिका भी लिखा होगा या एल्गोरिथम भी लिखा रहेगा। ठीक है, क्या क्या लिखा रहा होगा? देखो, योगलेट भी लिखा रहेगा, विभाजन, परिमेयिका। देखो यहाँ परिमेयिका भी हो सकता है या फिर एल्गोरिथम भी हो सकता है, दोनों चीजें होते हैं यहाँ पे। ठीक है, परिमेयिका होता है कि ये सिद्ध किया गया कथन होता है, एल्गोरिथम होता है कि ये सुपरिभाषित चरण होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी को एल्गोरिथम कहा जाता है, बाकी और कुछ एल्गोरिथम नहीं है। अब देखिए, योगलेट विभाजन एल्गोरिथम। अब योगलेट विभाजन एल्गोरिथम है क्या? योगलेट क्या है? तो योगलेट जो है ये भी एक गणितज्ञ थे, और इन्होंने एक क्या किया, विभाजन परिमेयिका बताया, अपनी बुक में इसका जिक्र किया। और बच्चों ये देखो, कुछ और नहीं होता है इसमें, आप परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस उसी को थोड़ा सा लिखने का तरीका को बदल दिया है। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। हम बात करें तो आप कक्षा 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कोई अलग चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आप लगातार पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं और सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अपना जो है वो फॉर्मेट बदल दिया है, बाकी सारी चीज़ें वही है। जैसे कैसे, मतलब आप सोचेंगे कैसे कह सकते हैं कि हम 1 में पढ़े हैं, 1 का चीज़ हम कैसे हमको हाई स्कूल में पढ़ने को मिल रहा है। तो देखिए, है ये चीज़, वास्तविक चीज़ है। अब देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके अगर कहा जाता है कि ये है 14 में भाग देना आपको 3 से। 14 में किससे भाग देना है बच्चों? 3 से भाग देना है।
तो आप पढ़े हैं, एक कैसे पढ़ाते हुए आपको आ रहे हैं टीचर, आप 2 में 3 में 4 5 सभी में पढ़ते जा रहे हैं, अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आप क्या करते हो कि ये 14 को 3 से जब भाग देते हो तो देखते हो 14 को 3 से भाग देने पर कितना बार जाएगा, कितना बार आप पहाड़ा को पढ़ेंगे कि 14 आ जाए बीच में या उससे कम आए। तो आप पढ़ते जाएंगे 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 5 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 4 बार जाएगा। 4 बार ले गए तो 3 चौक 12 हुआ, ठीक है, 3 चौक 12 हो गया। और जब 3 चौक 12 हुआ तो आप इसको घटाए तो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। ये चीज़ें नहीं पढ़े हो, यही चीज़ें पढ़े हो। अभी देखो ये जो सूत्र देता है उस सूत्र को भी देखो हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं। अब देखो ये तो आपने पढ़ा, आपको वहाँ बताया जाता है क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये 3 क्या है, 3 को क्या कहा जाता है, 4 को क्या कहा जाता है, 2 को क्या कहा जाता है, और ये जो हमारा 14 है इसको क्या कहा जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ बताया भी जाता है। तो बच्चों क्या बताया जाता है, इसको बोला जाता है जिससे भाग दिया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और वहाँ बताया भी आपको क्या होगा, इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग देते हो उसको भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोला जाता था। जितना बार ले गए होते हैं, जैसे 4 बार ले गए तो इसको भागफल बोलते थे। यही चीजें पढ़ रहे थे वहाँ। जो चीज बच जाता था उसको शेष फल बोलते थे या शेष बोलते थे। नहीं पढ़े हो चीजें, ये पढ़े हो। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जितना बार ले गए होते हैं उसको भागफल बोलते हैं, और जो शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। तब आप उसमें जब पढ़ रहे होते हैं, जब आप उसमें पढ़ रहे थे तो आपके टीचर्स आपको ऐसा पूछे होंगे कि बच्चा जो आपने क्वेश्चन लगाया है क्या ये 100% सत्य है कि असत्य है, कैसे मान लें कि आपने ये सही लगाया है। ठीक, तब फिर आपको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती थी, तब आपको टीचर कुछ बताया होगा। टीचर आपको कुछ बताए होते हैं, वो क्या बताते हैं वो चीज़ आप पढ़ें। देखिए आपको क्या बताया गया होता है कि आपको जब ये पूछा, टीचर आपसे पूछा कि कैसे मान ले कि आपको जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ये 100% सत्य है, सही लगाए हो, कैसे मान ले कि ये सही लगाए हो। तो आप उनको ये, अगर आपको पता होता है प्रूफ करना, सिद्ध करना, तो आप उसको प्रूफ करके बताते हो। वो क्या बताते थे, आप यही बताते थे कि सर इसलिए सही है क्योंकि हमें यदि ये क्वेश्चन सही होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भाज्य होता है, क्या भाज्य को प्राप्त करना हो अगर हमें, तो भाजक का गुणा कहाँ कर देंगे, भागफल में, और इसमें शेषफल जोड़ देंगे। और यदि हमारा भाज्य प्राप्त हो गया तो सर ये 100% सही है। यही बताते थे ना उस समय, कुछ और नहीं बता रहे थे, आप यही बता रहे थे। जो चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है यही सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता रहे थे। जो आप 3, 4, 5 में या किसी भी क्लास में पढ़ रहे थे, तो आपको अगर सर पूछते थे कैसे हम मान ले 100% सही है, तो आप सर को यही समझाते थे, सर ये हमारा भाजक भागफल प्लस शेषफल के बराबर आ जाता है तो ये 100% सत्य है। आप प्रूफ करते थे, क्या ठीक है प्रूफ करिए, तो प्रूफ कर लीजिए। देखिए भाज्य हमारा कितना है, तो ये 14 है। भाज्य कितना है, 14 है। अब देखो भाजक कितना है, तो 3 है। भागफल कितना है, तो 4 है। शेषफल कितना है, तो 2 है। 3 चौक 12, 2 14, दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो आप बराबर करके ऐसे बताते थे। तो मतलब कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि आप जो प्रूफ कर ले गए तो कौन से फार्मूला का प्रयोग किया आपने, उस फार्मूला को हम ऊपर लिखते हैं, उस फार्मूला को हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या प्रूफ करने के लिए आप क्या करते थे, यही कहते थे सर यदि भाज्य जो है बराबर हो जाएगा किसके, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के, तो ये हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया। अब ये इनको रिथम जो है, एगुलिट विभाजन भी कुछ और नहीं है, वो भी यही बताया था। बस वो क्या किया, भाज्य को ए मान लिया, भाज्य को क्या मान लिया, ए मान लिया। भाजक को क्या मान लिया, वो बी मान लिया। भागफल को क्या मान लिया बच्चों, क्यों मान लिया। शेषफल को क्या मान लिया, आर मान लिया। यही किया। और थोड़ा सा आगे ऐसे इस तरह से कुछ ऐसे लिख दिया जिसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं।
क्या लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया, फिर ऐसे लिखा, यहाँ बी लिख दिया। ये छोटा का चिन्ह है। अब बच्चे परेशान हो गए कि ये चीज़ है कहाँ से ले आया, ये यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन ये कहीं और से नहीं आया, उसको भी हम समझा रहे हैं कहाँ से आता है, क्यों इसको लिखा जाता है। तो देखो एक उदाहरण और लेते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गया ना, यूक्लिड ने हम लोग जो फार्मूला पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी को ऐसे लिख दिया। मान लिया भाज्य को ए मान लिया, भाजक को बी मान लिया, और भागफल को क्या मान लिया, सी, और आर को मान लिया शेषफल। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहता है 0 लेस देन एंड इक्वल देन आर लेस देन बी। अब है क्या, देखो एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे भी हम लोग 14 में 3 से भाग दिए थे तो 4 बार ले गए थे, तो 12 होकर ये शेषफल 2 आ गया था। देखो हमारा कहने मतलब ये है कि यदि आप 3 से भाग 14 में दे रहे हो तो शेषफल जो है ये 0 आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मान लेते हैं कि अगर 14 है, 3 है, आपको पता है नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़ा डिजिट अगर आ गया और फिर आप भाग दे रहे होंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ऐसा लगता है कि 0 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। परंतु एक चीज़ पता रहता है, एक चीज़ क्या पता रहता है कि जो भी शेषफल आएगा वो शेषफल जो है हमेशा जो हमारा भाजक होता है इससे छोटा होगा, और जो शेषफल आएगा ये 0 भी आ सकता है या फिर 0 से बड़ा भी आ सकता है। देखो जो शेषफल आएगा ये 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है। कहानी मतलब देखो, कहानी मतलब हमारा ये हुआ, जैसे अभी देखो इसे 14 में अगर हम लोग 2 से भाग देते तो 2 सत्ते 14। देखो बच्चों शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ शेषफल कितना आया 2, तो देखो शेषफल 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, परंतु कहाँ तक बड़ा आ सकता है, तो बड़ा बच्चों वहीं तक आ सकता है जो भाजक होता है उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। अब देखो हम अगर इसी को लिखें तो मतलब शेषफल क्या आ सकता है बच्चों, 0 आ सकता है। शेषफल क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मतलब 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है। रिमाइंडर आर, ये क्या है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर शेषफल। ये जो शेषफल है, अगर कोई भी संख्या अगर आप भाग दे रहे हैं तो ये शेषफल जो होगा, देखो 0 भी आ सकता है। देखो 14 में 2 से भाग दिया 0 आ गया कि नहीं आ गया, और आपने यहाँ पर 14 में 3 से भाग दिया तो 2 आया। तो देखो 0 से बड़ा है कि नहीं 2, तो 0 से बड़ा है 2, लेकिन अब बात तो यही उठता है ना, 0 से बड़ा आ सकता है लेकिन कहाँ तक आ सकता है। अगर आप हम ऐसे लिख दें क्या लिए कि 0 लेस देन एंड इक्वल देन शेषफल, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसका मतलब 0 से बड़ा तो आपका 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो क्या ये भी हो सकता, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो क्या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, यहाँ पे समझेंगे। 3 से भाग देना था 14 में, 3 तिरिका 9 लिखो, कितना हो गया 9 5 14, 5 हो गया। शेषफल आया कि नहीं इतना, ये भी तो शेषफल है कि नहीं है। क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि अभी ये एक बार और तो जा, मतलब ये तो जाता कि नहीं जाता, यहाँ पर 5 जो है 3 से बड़ा है कि नहीं है, और जब बड़ा है तो एक आध बार तो और जाता ही जाता। तो इसलिए ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं। इसलिए वहाँ पे लिखा जाता है अद्वितीय लिखा जाता है, आपको किताब में देखिएगा तो वहाँ अद्वितीय लिखा होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक ही होता है उत्तर उसका। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि जब भी हमारा शेषफल रहेगा 0 से बड़ा तो रहेगा, परंतु छोटा भी रहेगा किससे, 0 से तो बड़ा रहेंगे ये, लेकिन छोटा रहेंगे किससे, भाजक से। छोटा रहेंगे किससे, भाजक से। कभी भी 2 जो है कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही हमेशा रहेगा। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है 0 लेस देन इक्वल देन शेषफल। शेषफल देखो क्या है, आर है। देखो शेषफल क्या है, आर है, आर हो गया। और देखो छोटा का चिन्ह हो गया, छोटा हो गया। बी क्या माना गया है, बी देखो यूक्लिड ने क्या माना था, भाजक को भाजक हो गया। तो यही सारी चीज़ें उसमें यूक्लिड ने लिखा था, बाकी कोई चीज़ ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक आया है, कोई ऐसा चीज़ है जो आपको समझ नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। बस केवल फॉर्मेट उसका लिखने का जो तरीका था बस उसने बदल दिया। लिखने का तरीका जो था उसका, वो तरीका को यूक्लिड ने बदल दिया। बाकी सारी चीज़ें बताओ, क्या नहीं पढ़े, भाग नहीं पढ़े हो, क्या आप भाग को प्रूफ करना नहीं सीखे थे,
सीखे हुए थे, सारी चीज़ें तो आपको सिखाया गया था, सारी चीज़ें आपको पता है। ये भी जो यहाँ पर आप ताम झाम ज़्यादा देख रहे हो ये भी पढ़े हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ाया गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हो। अब पढ़े हो, इस यहाँ पे समझा दिया गया कि शेषफल कभी क्या 3 से बढ़ा सकता है, 3 से अगर बढ़ाएगा तो क्या एक आध बार और नहीं जाएगा, तो क्या, लेकिन 0 आ सकता है, 0 जैसे यहाँ पे देखो 0 आया कि नहीं आया, आ सकता है, लेकिन कभी भी 2 से बड़ा नहीं आएगा। तो वही सारी चीज़ें इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, योगुलट विभाजन परिमेयिका का ही प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी पर करना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित, आपको देखिए कोशिश हम करेंगे कि ये जो क्वेश्चन जितना भी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन फिलहाल बुक में तो है ही, लेकिन हम स्क्रीन पर यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर रहेगा क्वेश्चन जहाँ तक कोशिश रहेगा, चाहे वो थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे हटा के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन आपको देखने को आपको मिलेगा 100%। चलिए ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम ज्ञात करना है, HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको HCF ज्ञात करना है। ज्ञात करके योगुलट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि योगुलट विभाजन परिमेयिका जो है, विभाजन एल्गोरिथम जो है, उसी का प्रयोग करना है। चलिए प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं है, जो कह रहा है वही करेंगे हम लोग। तो देखिए एल्गोरिथम वही प्रयोग करना है जिसमें से हम लोग को एक क्वेश्चन दिया। देखिए कौन सा प्रश्नावली, पहला है। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट हुआ है बच्चों। एक क्लास 10 का 1.1 है। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि 135 और 225 HCF निकालना है। वो क्या है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, पहले का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 135 और 225 का आपको निकालना है क्या, HCF निकालना है। अब 135 125 का HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करें, एल्गोरिथम का प्रयोग। एल्गोरिथम का मतलब बताया ना, सुपरिभाषित चरण होता है, उस चरण का प्रयोग करके हम उत्तर तक जा सकते हैं, उसी को एल्गोरिथम कहा गया। और कह रहा हमको बोल भी रहा कि उसी का प्रयोग करना है। अब देखो बच्चों, पहले हम लोग क्या करते थे, छोटे क्लास में पढ़ रहे थे, 6 7 8 में पढ़ रहे थे, 8 में, तो हम लोग को जब HCF निकालने के लिए कहा जाता था तो हम लोग क्या करते थे कि दोनों का गुणनखंड करके उसका कॉमन फैक्टर देखते थे, कॉमन क्या है वही चीज़ हम HCF ले लेते हैं। बहुत तामझाम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा प्रोसेस जाता था, लेकिन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो सिंपल क्वेश्चन है, भाग देना है। और भाग इसमें कौन से देना है, जो संख्याएं बड़ी रहेंगी, जो संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे 225 देखो बड़ा है किससे, 135 से। अब 135 से बड़ा है तो हम लोग 125 को क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। 135 को क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। तो चलो देखो 125 और 135 को, 135 से हम लोग भाग देंगे। देखो 135 से भाग देंगे, किस में भाग देंगे, 225 में। ऐसे 135 से जो है भाग देंगे किसमें, देखिए किस में भाग दिया जा रहा है, तो भाग दे रहे हैं 225 में। अब 225 में भाग देंगे तो देखिए कितना बार जाएगा, क्या 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार हो जाएगा 235 दूना 70, 270 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। कितना बार जाएगा बच्चों, 1 बार जाएगा। अब 1 बार गया तो 1 बार लिख लो, 135। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 में से 5 घटा, 0 घटाना होता है ना। देखो अब तो घटेगा नहीं, 12 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 9। बच्चों हमने देखा क्या इसमें, हमने ये देखा कि जब हमने 135 से 225 में भाग दिया तो शेष फल बचा 90 बच गया। क्या 0 आया, नहीं आया। अगर 0 आता तो हम लोग क्या करते थे, निकाल सकते थे। अभी कैसे निकाल सकते हैं वो भी बता रहे हैं। नहीं आ रहा जब, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम 90 को भाजक मान लेंगे। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, अब 90 को क्या करेंगे, भाजक मान लेंगे। देखो यहाँ मान लेते हैं, 90 को भाजक मानेंगे और भाज्य किसको मानेंगे, 135 को। अब ले चलिए, क्या ये कई बार जाएगा, क्या ये 2 बार जाएगा, तो नहीं जाएगा। ये कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार गया 90, घटा दीजिए, फिर
फिर घटाएंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9 4 13 45। क्या आया शेषफल शून्य? नहीं आया शून्य। और जब नहीं शेषफल शून्य आया फिर इसको हम लोग भाजक मान लेंगे और जिससे भाग दिए थे उसको भाज्य मान लेंगे। अब भाग दीजिए, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। क्या बार जाएगा? 45 दूना 90। कितना बार गया बच्चों? 2 बार। 2 बार गया तो 90। शेषफल कितना आ गया? 0। तो 0 कौन लाया है? 45 लाया है। 45 से जब आपने भाग दिया तब 0 आया है। अभी तक जितना भी संख्याओं से आपने भाग दिया, क्या 0 आया था? नहीं आया था। तो जब नहीं आया था तो आपका क्या होगा? वो उत्तर नहीं होगा, वो आपका शेषफल मतलब जो एचसीएफ नहीं होगा। तो एचसीएफ जो होगा वो एचसीएफ क्या होगा? 45 हो गया। आंसर आपका यही आएगा। लेकिन बच्चों हम लोग से ये बोला है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, युगल विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। तो युगल विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर लेते हैं। देखो सारी चीज़ें इस तरह से इसको रहने दीजिएगा। अब स्टेप वाइज स्टेप, चरण वाइज चरण हम लोग को लिखते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब ही होता है क्या? चरण होता है। चरण वाइज आप लगाते हुए चलिए, आपको उत्तर तक को पहुँचा देगा। बस आपका नियम सही होना चाहिए। तो चलिए उस नियम का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या है? युगल विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर लेते हैं। किसका? युगलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब बच्चों जब प्रयोग करेंगे तो हम लोग सूत्र पता पाए हैं कौन सा सूत्र है, उसी रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो इस तरह से मान लिए हम लोग, माना ए बराबर हम लोग मान लिए थे। जो भाज्य होता वही ए होता। तो भाज्य किसको माने थे? 225 को। देखो भाज्य किसको माना गया? 225 को माना गया है। और बी को क्या माना गया है? जिससे भाग दिया गया है 135। अब हमने जो इसको माना हुआ था, मानने के बाद हमको क्या है कि 135 से हम 225 में भाग देंगे तभी तो हमारा भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। तो हमने जब इसको इससे भाग दिया तो हमें क्या मिला? तो इस प्रकार से हमने जब भाग दे दिया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हमने क्या माना? क्योंकि ये भी क्या है? भाजक है और ये क्या है? भाज्य है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बस खाली आपको समझा रहे हैं। अब देखो हमने युगल विभाजन परिमेयिका का क्या पढ़े हैं? देखो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर। परिमेयिका क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये होता है ना एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। यदि आर का मान 0 जो आ जाता है, आर का मान अगर 0 आ गया, आर का मान अगर 0 आ गया तो यहाँ पे बी क्या होगा आपका? वही आपका एचसीएफ होगा। आर का मान 0 तब तक लाना है जब तक आर का मान 0 ना हो जाए, और 0 जिस पर हो जाएगा वही हो जाएगा उसका एचसीएफ, ठीक है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं, इसी रूप में लिख देते हैं। तो ए क्या है? भाज्य है। बताया ना अभी पीछे आपको समझाया गया। ए क्या है? आपका भाज्य है। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए क्या होता है? भाज्य। बी क्या होता है बच्चों? भाजक। बी क्या होता है बच्चों? भाजक। लिखवाया गया तो पहले से, लेकिन एक बार और लिख देते हैं। ये क्या होता है आपका? भागफल। ये क्या है बच्चों? भागफल। आर क्या है बच्चों? तो शेषफल है। सारी चीजें आपको पहले से बताए हैं, लेकिन एक बार लिख दिए। अब देखो हमने क्या माना था? 135 को भाज्य माना था, भाजक माना था, और 225 को क्या? भाजक माना। क्योंकि जो संख्या बड़ा होता है उसमें भाग दिया जाता है। तो ए का मान क्या है? ए का मान क्या है बच्चों? 225 है। बराबर बी का मान बच्चों जिससे भाग दिए हो। देखो किससे भाग दिए हो आप? किससे? 135 से ना, तो 135 हो गया। तो बच्चों क्यों क्या है? कितना बार ले गए हो? 1 है, 1 हो गया ना, प्लस आर। आर मतलब क्या? जो शेषफल बचता है। तो क्या बचा हुआ था बच्चों यहाँ पे? शेषफल। देखो घटाए तो शेषफल कितना बचा था? 90 बचा था। बच्चों अब थोड़ा सा देखेंगे, क्या आर का मान 0 आ गया है? आर का मान यहाँ 0 थोड़ी ना आया। और जब आर का मान 0 नहीं आया है, अर्थात 90 जो है 0 के बराबर तो है नहीं, और जब 90 0 के बराबर नहीं है तो आप नहीं कह सकते 135 जो है क्या होगा? 135 को आप नहीं कह सकते एचसीएफ होगा। तो इसलिए देखो दूसरा चरण हमारा है, ये तो पहला चरण हो गया था। दूसरा चरण में क्या होगा? हम लोग पूरा लिखेंगे पुनः जैसे लिखवाया जा रहा है बच्चों, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। युगलिड विभाजन
प्रमेय का लिखिए, एल्गोरिथम लिख दीजिए, ठीक है। एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब बच्चों देखो, जब हमने प्रयोग किया तो हमने दोबारा क्या पाया, दोबारा हमने देखा तो दोबारा हमको क्या मिला। हम दोबारा फिर से देखें जब, तो फिर से हम लोग ये प्राप्त कर रहे हैं कि ए का मान हमने क्या मान लिया, अब ए का मान हमने मान लिया क्या, अब देखो ए का मान क्या मान लिया, अब 90 मान लिया। और बच्चों बी का मान क्या मान लिया गया, बी का मान बच्चों देखो क्या माना गया, बी का मान सॉरी यहाँ पे देखो ए का मान क्या माना गया, अब 135 जिससे पहले भाग दिए थे। बी का मान क्या माना, जो शेषफल आया था 90। अब जब हमने 90 से 135 में भाग दिया तो शेषफल और भागफल किस रूप से आए थे, ये मान इसी में रख दीजिए। देखिए 90 135 कहाँ रहेगा, यहाँ पे 135 हो जाएगा, बराबर देखो 90 का गुणा, 90 क्या है हमारा, देखो बी है तो 90 लिख लिए। अब लेकिन जब हमने गुणा कराया 90 का कई बार गया था, एक बार, तो एक हमने लिख लिया। यहाँ पे शेषफल क्या बचा था बच्चों 45, तो यहाँ पे 45 हमने लिख दिया। लिख लिया कि नहीं लिख दिया। फिलहाल ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये खाली आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, और लिख भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या आर का मान 0 आया, आर का मान 0 आया, नहीं आया, क्योंकि 45 0 के बराबर थोड़ी ना है, और जब 0 के बराबर नहीं है तो पुनः फिर हमको हल करना पड़ेगा। तब तक हल करते रहेंगे जब तक ये आर का मान जो दिया है, ये आर का मान 0 नहीं हो जाता है। तो चलो फिर हल करते हैं। लिखेंगे तीसरा चरण, पुनः योगलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने को। बच्चों आगे लिख लीजिएगा, प्रयोग करेंगे तो अब बच्चों देखो ए का मान क्या मान लिया हम लोग, ए का मान क्या माने हैं बच्चों, देखो ए का मान अभी तो इसमें माना गया था, ए का मान 135। अब ए का मान देखो इसमें भाग दिया गया, पहला चरण ये हो गया था, देखो ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया। यहाँ पे देखो हम स्टेप वाइज चरण वाइज यहाँ पे भी दर्शा दे रहे हैं। अब चरण तीसरा में आप देख रहे हो तो यहाँ पर ए का मान क्या है 90 है, जिसमें भाग दिया जाता है वही ए होता है। तो देखो 90 यहाँ हो जाएगा, बराबर बी क्या है, जिससे भाग दिया जाता है, भाग किसे दिए हैं 45 से, तो यहाँ 45 हो जाएगा। कितना बार गया है बच्चों, 2 बार गया है, तो 2 बार गया है तो 2 हो गया। क्या शेषफल आया बच्चों, 0 आया। शेषफल क्या आ गया, देखो आर का मान क्या आ गया 0, अतः लिख देंगे 135 व 225 का HCF 45 होगा। आपका ये आंसर मिल गया। क्या दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझेंगे दोबारा, आपको कहा है 135 से भाग देना, 225 में देना है भाग, क्योंकि जो संख्याएं बड़ी रहेंगी उसी में भाग जाना, क्योंकि इसमें दशमलव की आप सिस्टम मत रखिएगा, वो आपका धनात्मक पूर्णांक में नहीं आएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि नहीं हमको यहीं एक के बार ले जाएं पॉइंट में करके हल कर लेने, ये दशमलव देखो धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि ए और बी जो हमारा है ये क्या है, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, ये दोनों क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक है। नहीं तो आप कहो दशमलव लेकर चले जाओ। तो सबसे पहला काम देखो स्टेप क्या है, देखो पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो बड़ी संख्या रहे उसमें भाग दीजिए। जैसे इसमें तो सबसे बड़ी संख्या क्या था 225, तो हमने 225 को भाज्य मान लिया, छोटी क्या है 125 को भाजक मान लिया। फिर हम इसको ले जाए हल करेंगे, भाग देंगे। जो हमने भाग दिया इसको तो हमने क्या देखा कि 1 बार गया, 2 बार नहीं गया, तो 90 शेष बच गया। जब 90 शेष बच गया तो इस चरण को हम क्या किए, उसको वहीं रहने दिए। अब इस चरण को हमने क्या किया कि एक बार और हल किया। अब इसको 90 को हम क्या करेंगे, 90 को भाजक मानेंगे, और जिससे पहले भाग दे रहे थे उसको हम क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे। देखो इसको यहाँ पे ले आएंगे, जो शेषफल बचा है उससे भाग देंगे। अब उसको लिखा गया तो 1 बार गया, 90 45 आ गया। फिर ये अब तीसरा स्टेप, दूसरे स्टेप पे देखें हमारा का मान 0 नहीं है, तीसरा स्टेप पे देखते हैं। अब इसको भाजक मानेंगे जिससे भाग दिए थे पहले, कि ये जब इसको काटा तो काट नहीं पाया, जब नहीं काट पाया तो ये क्या बोला कि अब हम तुमको काटेंगे। जब इसको काटने लगा तो तब भी नहीं काट पाया, अब बोला जब तुम इसको नहीं काट पाया अब हम तुमको काटेंगे। अब ये इसको काटना शुरू किया, जब इसको काटना शुरू किया काट के इसको 0 ले आया, और जो 0 ले आया वही नायक है, वही नायक है, वही उसका HCF हुआ। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। पहला ये इसको काटना शुरू किया,
ये इसको हल करना किया तो तुमको हम 0 ले आएंगे। अब लेकिन इसकी बस की बात थी नहीं, ये 0 ला नहीं पाया। अब जो ला नहीं पाया तो इसका जो शेषफलवा बचा है, इसका पार्टवा जो बच गया, क्योंकि अभी तो इसके पास बचा हुआ ना, ये तो चले गए थे, अब बचा हुआ 90 था। ये बोला तुम इसको काट रहे थे, हमारा ये फैमिली था, हम तुमको काटेंगे। अब ये क्या किया, इसको काटना शुरू किया। अब इसको यहाँ कर ले आया। अब फिर ये जब काटना शुरू किया तो ये भी नहीं काट पाया, कई बार गया, बस इसका पार्ट बच गया यहाँ पे। अब ये बोला तुम इसको काट रहे थे, हमारे फैमिली को काट रहे, हम तुमको काटेंगे, और तुम उसको काटना शुरू किया तो काट ले गया, और जो काट ले गया वही नायक, वही उसका HCF है। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, लेकिन क्वेश्चन तो ये बोला है एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब हमने कहा ठीक है एल्गोरिथम भी प्रयोग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर हमने क्या देखा कि एल्गोरिथम का यही फार्मूला है, एल्गोरिथम का यही फार्मूला है, और आगे एल्गोरिथम ने यह भी कहा है कि 0 से बड़ा रहेगा R का मान और B से छोटा रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम लागू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा था। हमने क्या किया, पहले किसको माने थे शुरुआत में, प्रथम में हमने A किसको माना था, हमने किसको माना था 225 को, तो 225 लिख दिए। B किसको माना था, हमने भाग दिया था, B वही होगा जिससे भाग दिया गया था, हो गया। अब जितना बार गया था पहले चरण में, देखो पहले चरण में कितना बार गया था, एक बार, तो 1 हो गया। फिर शेषफल कितना बचा था बच्चों, 90 बचा, 90, तो शून्य तो नहीं आया ना, शेषफल नहीं आया, तो ठीक है पुनः हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ पे पुनः हल किया तब इसमें इससे भाग देंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम 135 को मान लेंगे, क्या भाज्य मान लेंगे, और 90 को भाजक मान लेंगे। तो देखो A का मान 135, B का मान 90। अब देखो इसी पे फिर रख दो, A के स्थान पर 135 नहीं आया, फिर तीसरी बार किए, तीसरी बार आ गया, वही उसका HCF। चलो और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोग के लिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है 196 और 196 और 38,220, 38,220 सही है। क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, क्या है 196 और 38,220। इसमें कह रहा है कि आपको इसका भी क्या निकालना है, HCF निकालना है, इसका भी HCF निकालना है। अब HCF जब निकालना है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमने देखा, चेक किया, तो 38,220 जो है ये बड़ा है, किससे बड़ा है बच्चों, 196 से, 196 से बड़ा है। और जो बड़ा रहता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, भाज्य मानते हैं। जो बड़ा होता है उसी को भाज्य मानते हैं, और जो छोटा होता है उसी को भाजक मानते हैं। क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांक पहले आपको क्या होगा, अच्छा पहले बताओ, पहले हम लोग यही तो देखते हैं, ऐसे लिखा है 20 लिखा है, भाग देना है हमको 4 से, तो मतलब क्या हमें ये चीज़ पता है। अब ये कमा जब हम लोग करते हैं तब तो शेषफल और जो आपका भागफल होता है ये तभी तो प्राप्त होता है। तो पहले हमारा ये दोनों धनात्मक संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको, जैसे पहला क्वेश्चन बताया ना भाग देकर, वैसे हम इसको भी क्या करेंगे, पहले भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं कि कितना होगा। चलिए भाग देना है किसमें, 38,220 में। कितने भाग देना बच्चों, वो देना है 196 से। अब देखो पहले इन डिजिट में देख लो, क्योंकि 9 बार जाएगा तब भी जो है ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा है। एक बार ले जाओ, 2 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो मान के चलो 200 है, 2 में 400 हो जाएगा, मान लीजिए 200 है, तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना 196। अब 196 है तो देखो इसको हल करेंगे, घटाएंगे जो इसको, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 आएगा, बता 7, क्योंकि 8 था, एक उधार दे दिया था इसको, तो बचा 7, तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो इससे उधार लेगा 17, 17 में से 9 घटेगा, 9 8 17, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, 186। अब क्या करेंगे, ये 2 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब जो 2 को हमने यहाँ पे उतारा तो अब हम देखेंगे कितना बार फिर जाएगा। तो अगर हम लोग 8 वाले हैं तो 8 दूना 16, 8 6 48, 49, 8 1 8, 8 1 8, मतलब 8 बार जाएगा तो 8 6 48 के 8 हो गया, 8 9 72 के 8 72 72 76 हो जाएगा, 8 1 8 और 8 7 15, मतलब जाएगा कितना बार, 9 बार जाएगा। ये देखो 9 6 54 के 4, 9 6 54 के 4 और 9 9 81, देखो 9 बार जाएगा, 9 6 54 के 4, 5 हासिल, और 9 6 54, 54 और 5 कितना 59, 59 के 9, फिर 5 हासिल, 9 1 9, 9 1 9, 9 5 14, कितना बार गया, 9 बार। एक बार देख लो, 9 6 54 के 4, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो गया, देखो
9 9 छक 54 और 9 9 81, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, सही कर लेते हैं इसको। 9 छक 54 के 4 और 9 9 81 हो गया 81 और कितना 5, 81 5 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 81 और 5 86। फिर देखो 8 हासिल हो गया, 9 91 9 8 17, 9 8 17। अब इसको घटा लो, 12 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, बचा 5, 15 15 में से घटेगा कितना, 9 हो जाएगा। अब जब 9 हो गया, अब देखो कितना बच जाएगा, घट रहा है इसमें से 7 0 7, इसमें 0 98, ये घटा के यहाँ पे 0 ले आओ। अब जब 0 आ गया तो कितना हो गया 980। अब हम लोग देखेंगे 980 जो आया हुआ है, क्या 980 भी कटेगा कि नहीं कटेगा, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 980 कई बार जाएगा, तो 980 अगर जाने के लिए देखा जाए तो 5 बार में कट जाएगा उसको, कई बार 5 बार। 5 6 30 के 0, 5 9 45 3 48, 5 5 4 9, कट गया कि नहीं कट गया देखो। अर्थात कि हम लोग को एक के चरण हल करना पड़ा, एक ही चरण में हमारा क्या हुआ, ये उत्तर प्राप्त हो गया। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या कि 38 मतलब 196 और 38,220 में किसका प्रयोग करना है, योगलेड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। जब हमने एल्गोरिथम प्रयोग किया तो हमने ये देखा क्या कि 38 तो हो गया था, याद रखिए क्या है, ए है, 38,220 ए हो गया और बराबर हो गया, भाजक कितना था 196, भागफल कितना था हो गया था 195, शेषफल क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। अब देखो जब शेषफल 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया, तब आप कह सकते हो अतः 196 क्या होगा, एचसीएफ होगा। 196 क्या होगा बच्चों, एचसीएफ होगा और यही इसका आंसर होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो था, इसका आंसर 196 आएगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों छोड़ रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व स्वयं करिएगा और फिर बताइए कमेंट करके क्या क्वेश्चन आपका आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता देंगे और उम्मीद है 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आया हो। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करिए, पहले का पहला दूसरा हो गया, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए परेशान मत होइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो बोला हुआ है 6q+1, किताब को देखते रहिएगा, 6q+1 6q+3 6q+5, ये कोई क्या है, विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक का मतलब क्या होगा बच्चों, जो 2 से विभाजित ना होता उसी को हम लोग विषम बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब 2 से विभाजित नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हैं, 2 से भाग देंगे पूर्णतः कट जाएंगे, इसको सम संख्या बोलते हैं। बस इसी को क्या किया है, ये बस और कुछ नहीं किया है, ऐसे कुछ ही है, लेकिन इसको एक पूर्णांक के रूप में, एक अक्षरों के रूप में दे दिया है। उसको हम लोग को पता करना, आराम से पता करेंगे। ये घुमा फिरा कर हम लोग को बजाना चाह रहा है, लेकिन हम लोग को बजाना नहीं है, आराम से इसको लगाना है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5, इसको लिखने किस रूप में हम लोग को कह रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं रफ के लिए कि कह रहा है 6q+1 6q+3 और 6q+5, मतलब कह रहा है कोई भी विषम पूर्णांक है तो इसी रूप में रहेगा, बाकी किसी रूप में नहीं रहेगा। चेक कर लेते हैं ना हम लोग, क्या बड़ी बात है इसमें चेक करने में, चेक कर लेते हैं। तो हम लोग पहले मान लेंगे, जैसे एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें बोला ये क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर हम लोग करें तो इनमें एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। तो एल्गोरिथम का प्रयोग जो हम लोग को करना है तो हम लोग मान लेंगे, जैसे उसमें क्या माना कि 2 क्या थे, ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, माना
माना ए कोई धनात्मक या विषम धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक पूर्णांक है जो कि देखो इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये भाजक होता है और भाजक से बड़ा ही होगा, जो कि 6 से क्या है? बड़ा है, जो कि 6 से बड़ा है, क्योंकि 6 से बड़ा होगा कि नहीं? भाज्य हमेशा क्या होगा? भाजक से बड़ा होगा। और मान लेते हैं और भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, जो b बराबर दिया हुआ है। कितना दिया है b बराबर बच्चों? 6 दिया है। b बराबर कितना दिया है बच्चों? 6 दिया है। धनात्मक पूर्णांक है जो इस प्रकार है, लिखा जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। b बराबर कितना है बच्चों? 6। देखो 6 क्यू प्लस 1 तो 6 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा वही क्या होगा? b होगा। अब बच्चों देखिए हम लोग योगलेट विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है, तो योगलेट विभाजन परिमेयिका क्या कहता है उसको लिख लेते हैं। योगलेट विभाजन परिमेयिका के अनुसार क्या होता है? के अनुसार उन्होंने क्या बताया था? ये बताया था ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और आर का मान जो होगा, आर का मान जो होगा ये क्या होगा? 0 के बड़ा रहेगा या बराबर भी हो सकता है 0 से। किसका मान? आर का मान, परंतु छोटा होगा किससे? b से। यही ने बताया था युगल विभाजन अपने परिमेय में बताया था। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a भाज्य था, b भाजक था और ये भागफल था, r शेषफल था। तो r शेषफल जो दिया है ये r का मान समझाए थे आपको उदाहरण देकर कि r का मान देखो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और बड़ा कितना तक हो सकता है? भाजक से जो है उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उतना तक खाली वो हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ें बताया गया था आपको। तो अब यहाँ देखो b का r का मान क्या होगा? जो b लिखा गया है b से बड़ा होगा, लेकिन b से बड़ा नहीं कर सकते, b से छोटा होगा। अब b से छोटा मतलब कि यहाँ तक 6 तो b का मान ही है। 6 जब b का मान है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये होगा कौन? b, वो 5 तक जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा बच्चों? वो 5 तक खाली जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a बराबर b का मान क्या इसमें दिया है? 6q प्लस r। अब देखो r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, परंतु छोटा किससे होगा? 6 से। अब हम लोग स्टेप वाइज चरण वाइज हम लोग देखो यहाँ चरण लिख देते हैं, स्टेप लिख देते हैं। पहला स्टेप में हम लोग को क्या लिखना है? r बराबर किस पे? 0 के लिए। इसको मान लेंगे क्या? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा? a बराबर 6q प्लस 0, क्योंकि r का मान क्या रखना है? 0, अर्थात a का मान क्या आ गया बच्चों? a का मान आ गया 6q। अब 6q आया है तो इसको और हल करेंगे तो a बराबर हो जाएगा, देखो 2 गुणे कितना? 3q, मतलब 6 2q से विभाजित है कि नहीं है? देखो 6 जो है 2 से विभाजित है कि नहीं? 6q जो है 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 6q दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा। 6q 2 से विभाजित है, इसलिए 6q सम होगा, ठीक है। 6q क्या होगा? सम होगा। यहाँ तक हो गया। देखिए जगह नहीं, उसको ऊपर वाला थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा अगला स्टेप के लिए। अगले स्टेप के लिए हमको मिटा देते हैं इसको।
दूसरा स्टेप देखिए क्या है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप देखिए। दूसरा स्टेप में क्या लिखना होगा, ऐसे लिखेगा दूसरा स्टेप, r बराबर 0 हो गया 1 के लिए, किसके लिए, 1 के लिए। लिखेंगे क्या, अतः समीकरण नंबर कैसे, 1 से। देखो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं। जैसे बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप को नोट करते जाइएगा, सेम ऐसे आपको लगाते जाना हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखोगे, चूंकि क्या ये 2 से विभाजित है, क्या यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ऐसा है कि 2 मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी, इसमें दोनों में कॉमन आएगा तो 2 से विभाजित होगा। तो देखो 6 में तो 2 कॉमन हो जाएगा लेकिन 1 में नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, अतः 6q प्लस 1 विषम धन पूर्णांक होगा, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है ना। दूसरा स्टेप हो गया। देखो दूसरा कहाँ तक रखना आर का मान हम लोग को, 6 से कम मतलब 5 तक रखते हुए जाना है। ऐसे 5 स्टेप तक जो है वो 5 स्टेप हम लोग को फॉलो करना होगा। तब देखते हैं कि विषम पूर्णांक क्या इसी रूप में आ रहे हैं क्या। देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया, देखो 1 वाला उत्तर आ गया। अब तीसरा स्टेप फॉलो कर लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा बच्चों आप। तो देखिए तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं। देखो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हमने 1 तक रखा, आर बराबर कहते रखना है 2 के लिए, आर बराबर 2 के लिए। अब आर बराबर 2 के लिए बच्चों क्या होगा, समीकरण नंबर फिर उसी में 1 में रखना है। फिर 1 से देख लेते हैं क्या मिलता है। तो a बराबर 1 यही है 6q, आर का मान क्या रखना है हमको, 2 रखना है। अब बच्चों देखो इसको क्या दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। देखो 2 3 6 और 2 1 के 2 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो 2 से जब कॉमन मिल गया बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से विभाजित है। तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि 6q प्लस 2 से क्या है विभाजित, 2 से विभाजित है, अतः 6q प्लस 2 सम धन पूर्णांक है। देखो ये सम हो गया कि नहीं होगा, क्या इसमें है 6q प्लस 2 नहीं है तो विषम कहाँ है, तो 6q प्लस 2 ये धन पूर्णांक हो गया। और जब धन पूर्णांक हो गया तो ये तो आएगा नहीं। अगला तीसरा नंबर देख लेते हैं, चौथा नंबर क्या होगा, r बराबर के लिए 3 के लिए, r बराबर 3 के लिए। 3 के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तब क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में रखना है। 1 से क्या होगा, a यही है 6 है, q है, r का मान 3। क्या इसमें 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, देखिए दोनों में क्या 2 कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है, अतः 6q प्लस 3 विषम धन पूर्णांक है। देखो 6q प्लस 3 कहा है ना विषम धन पूर्णांक है, देखो है कि नहीं है, तो प्रूफ कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ये भी प्रूफ हो गया। अगला स्टेप देख लो, चौथा नंबर में 4 रख लो, 5वां नंबर बच्चों r बराबर कितना रखना है, 4 के लिए, 4 के लिए। देखो स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे भाई समीकरण नंबर 1 में, किसमें, समीकरण नंबर 1 से a बराबर 6q प्लस 4। देखो 6 भी 2 कॉमन, 2 3 6 कट जा रहा है नहीं, 2 दूना 4 कट जा रहा, दोनों कट जाए मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। देखो 2 कॉमन हो गया, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 4 2 से
विभाजित है, अतः क्या लिखेंगे, अतः 6 प्लस 4 सम धन पूर्णांक होंगे, या है लिख लीजिए। लास्ट स्टेप बचा है क्योंकि 5 तक जाएगा ना, 5 तक ये भी देखो नहीं आया, तो देखो ये इसमें नहीं मिल रहा है। लास्ट वाला देख लेते हैं, छठवां नंबर देख लो बच्चों। r बराबर क्या पे 5 के लिए, 5 के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में 1 से a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r के स्थान पे क्या रखना है 5, तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाजित है, नहीं है, 5 में नहीं तो काम मिलेगा, विभाजित नहीं है, अतः 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक होंगे। बस ये इतना सारी चीज़ें, देखो 6q प्लस 5 भी आ गया, 6q प्लस 3 भी जगह आया, 6q प्लस 1 भी आया, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धन विषम पूर्णांक हैं। बस प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, तो ऐसा कोई है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बच रहा है इसको हम अगले वीडियो में बनाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा गया, 1 घंटे का वीडियो बन गया है, अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ तक का आप अच्छे से समझिएगा, जितना इसका उदाहरण दिया है उसको आप अच्छे से लगाइएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हमारा जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको पढ़ाया हुआ सारी चीज़ें समझ में आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और कहीं पर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा, हम उसको आगे की तरफ पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।